हिंदुस्तान अखबार, गुरुवार 30 जुलाई 2026। वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शन, हमारी संस्कृतियों को भिगोने आया सावन का पहला लेख है। आसमान पर उमड़ते घुमड़ते मेघों ने संकेत दे दिया है, सावन आ चुका है। अब अगले कई दिनों तक रिमझिम फुहारें मिट्टी को, मन को और जीवन को भिगोती रहेंगी। पत्तों से पानी झर रहा है, शाखाओं से बूंदें गिर रही हैं, डामर की सड़कें और सीमेंट की इमारतें भी पानी सोख रही हैं, जैसे न जाने कितने दिनों की प्यासी हों। एक खोई हुई गंदगी पता नहीं कहाँ से उगाई है, जो बचपन की याद दिला रही है। क्या मौसम की यह कविता जीवन के लगातार शुष्क होते गंध को बस क्षणिक तरलता के देने के लिए है? यह सच है कि अब का भागता दौड़ता जीवन जितना क्लांत हो गया है, प्रकृति जिस तरह से सीमेंट के अथक अनवरत निर्माण से घिरी हुई है, आंखें जिस तरह धूल और धुएं को झेलने की अभ्यस्त हो चली हैं, आसमान के दृश्य जितने सिकुड़ते जा रहे हैं, जलवायु परिवर्तन का आघात झेलता ऋतु चक्र जितना अनिश्चित हो गया है, जो दरअसल आषाढ़ भी निबट सूखा निकल जाता है। आने वाले सावन को खुशनुमा दस्तक सा आता था। इसी आषाढ़ के पहले दिन कालिदास का यह यक्षमेष मेघ को अलकापुरी की राह बताता है कि वह जाए और उसकी विरह विमृता यक्षिणी को उसका संदेश पहुंचाए। मेघदूत भारत की यह कविता है जिसमें मृतक इतिहास भूगोल सब मथ जाते हैं और संवेदना की बारिश से विगलित एक भारतीय दिखाई पड़ता है। राकेश आषाढ़ का एक दिन जैसा अविस्मरणीय नाटक लिख डालते हैं, जहां मल्लिका वर्षा के अनुभव को नीलकमल की तरह कोमल और आर्द्र आर्द्र वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय बताती हैं। बसंत को ऋतुराज और वर्षा ऋतु को ऋतुओं की रानी कहते हैं, लेकिन असली वैभव सावन का है, जो बसंत की मादकता और वर्षा की सरसता का एक साथ संधान कर लाता है। सावन में नाषाढ़ वाली सरसता है और न भादों वाली आक्रामकता। जब बादल गड़गड़ाते हुए धरती पर टूट पड़ने को आमदा दिखाई पड़ते हैं और कई दिन तक हटने का नाम नहीं लेते, जो हमारे भीतर कई राग बिराग सृजित करता है, हमें वर्तमान को कोलाहल से उठाकर किसी विगत में प्रक्षेपित कर डालता है। हम याद करते हैं पुरानी बारिशों को, कागज की नावों को और उस बचपन को जो वक्त को नदी में किसी कागज की नाव की तरह ही गल गया। यह अनायास नहीं है कि रोमानियत की मारी हिंदी फिल्मों में मौसमों के सबसे ज्यादा गाने सावन को लेकर हैं। कभी नैना सावन भादो होते हैं, कभी रिमझिम गिरते सावन में मन सुलग जाता है, तो कहीं सावन के झूले सस्ते हैं और कहीं प्रतीक्षा की जाती कि सावन को आने दो। बारिश के इंद्रधनुषी मेघ वर्णित विद्युत चपल गीत ना होते तो हिंदी फिल्मों गीतों का संसार शायद कुछ सूना होता। हिंदी की बहुत सारी कविता सावन की बूंदों और उनसे बनने वाली स्मृतियों के बीच बनी है। निराला, पंत, महादेवी प्रसाद सबके अपने बादल राग हैं। सावन सावन है, नीर भरी दुख की बदली है और धधकती मरु ज्वाला तथा कन को त्रस्ती चातकी के बीच जीवन घाटियों की सरस बरसात है। गोपाल सिंह नेपाली पाते हैं कि इस रिमझिम में चांद हंसा और सावन की मुक्ति से जोड़कर देखते हैं सुख दुख के मृदु कटु अनुभव को। चलो हृदय भुइयां से तोलो, तुम्हें बुलाने आया सावन, चलो चलो अब बंधन खोलो। भवानी प्रसाद मिश्र इस सावन को बिल्कुल अलग ढंग से याद करते हैं। रात भर पानी गिरता रहा और प्राण मन गिरता रहा, सुबह पर रात वाली छाप है। कभी कहते हैं हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में गिर रहा है, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनकी पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। ये बीच की पंक्तियां हैं। ये लंबी कविता भारतीय घरों के पहले स्थापन को स्मृति बनाती है। जब गांव से लोग पहली बार शहर आ रहे थे, तब खेती घर टूटे नहीं थे और सावन का पानी मेघों से आंखों तक चला आता था। रिश्तों की उस पुल से बहता हुआ जो बेहद मजबूत था। तब कवि कहते हैं, हे संजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य सा पावन, तुम बरसा लो ना बरसे, पांचवें को भी ना बरसे।
तब से अब तक पुल के नीचे बहुत पानी बह चुका था। ना वह भाषा बची है, ना मन बचा है और न रिश्ते बचे हैं। जीवन के नए उजाड़ों में नई बस्तियां बसाने को मजबूरी या अभिशप्त बात प्लेटों के गमले में पुरानी स्मृतियों की प्रतीक की तरह फूल रोपता है, पानी डालता है और उन खिलते खिलने और उनके खिलने पर खुश होता है। वह सारा पर्यावरण अब बीत चुका है। सावन अपने साथ पूजा भी लाता था, त्योहार भी लाता था, संगीत भी लाता था, शिव को जल देने की वाली कांवड़ यात्राएं भी लाता था। झूले लगते थे, कजरी गाई जाती थी, जो श्रावणी कजरी के रूप में लोक शास्त्र तक पहुंच जाती हैं। लेकिन भीतर का रस निचड़ा हुआ है, मन की प्रति सूखी हुई है। जीवन के कई कोने खाली हैं, जिनको हम तरह तरह के उपभोक्तावादी कबाड़ से भर रहे हैं। आस्था इन दिनों उद्धत है और श्रद्धा दुर्विनीत है। धर्म खोखला हुआ जा रहा है। ऐसे में सावन को याद करने का कोई औचित्य बचा हुआ है, क्योंकि स्मृति का भी अपना अंचल होता है, संवेदना के भी अपने मेघ होते हैं, शब्दों की भी अपनी संजीवनी होती है। जो ठिकाने हम छोड़ आए हैं, जो घर हम बसा नहीं पाए, जो परिवार बिखरे बिखरे से लगते हैं, उन्हें फिर भी जोड़े रखने की जिद, उन तक फिर से अपना संदेश पहुंचाने की किसी विफल यक्ष की तरह अदृश्य मेघ को पुकारने की इच्छा, यह सब इसलिए संभव है कि हम में एक सावन बचा हुआ है, जो हमारे भीतर मुरझा रहे फूलों को अचानक बरस कर जीवित कर जाता है। बाहर बारिश होती है तो भीतर भी टप टप पानी चूता है। आंख भले सूखी रहे, दिल भर आता है। पुरानी कविताएं याद दिलाती हैं कि पुराने गीत गुनगुनाने का मन करता है, फिर कुछ पुराने हो जाने का मन करता है। अगला लेख है संसदीय बहस का स्तर। यह बात किसी से छिपी नहीं थी कि संसद का मानसून सत्र बेहद हंगामा खेज होगा। विपक्ष के पास नीट पेपर लीक, चढ़ावा चोरी से लेकर दल बदल और इथेनॉल मिश्रण तक ऐसे कई मुद्दे थे जो जन सरोकार, लोकतांत्रिक शुचिता के साथ साथ संख्यकों की आस्था से जुड़े हुए थे। देशवासियों की उम्मीद थी कि इन पर गंभीर गर्मा गर्म बहस होगी और संसद से इन सब का समाधान निकलेगा। क्या यह उम्मीद गलत थी या अनुचित? ये संसद इसी काम के लिए नहीं है। आंदोलनकारी युवाओं पर लाठीचार्ज और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग की भेंट चढ़ गया। प्रधान के इस्तीफे के बाद संसद में कामकाज के सामान्य होने की उम्मीद जगी, तो जो कुछ देखने सुनने को मिला वह हमारे संसदीय लोकतंत्र को कलंकित करने वाला था। जंतर मंतर पर जेएनजी के नारों और उनकी पोस्टरों पर लिखे शब्दों से आहत हमारे माननीयों ने खुद सदन में किस मर्यादा का अनुपालन किया। सत्ता पक्ष के एक सांसद ने मंगलवार को देश के पहले प्रधानमंत्री के बारे में जिस शब्द का बार बार इस्तेमाल किया, वह न सिर्फ शर्मनाक था बल्कि संसदीय बहस को गर्त में ले जाने वाला ही कहा गया। हमारे जनप्रतिनिधि अपने संसदीय भाषण को धारदार बनाने की कला भूलते जा रहे हैं, वरना उन्हें ऐसे शब्दों की आड़ लेने की जरूरत नहीं पड़ती जिनको संसद तो छोड़िए, सड़क पर भी लोग इस्तेमाल करने से परहेज करते हैं। बुधवार को नेता प्रतिपक्ष ने परंपरांतर से अंतर ही सही सत्ता पक्ष के लिए इन्हें जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उसकी भी सराहना नहीं की जा सकती। छात्रों के भविष्य से जुड़े संशोधन विधेयक पर वह तंत्र की जवाबदेही के नए मानक सुझाकर बच्चों की पीड़ा सदन के जरिए देश के सामने रखकर एक गंभीर विमर्श खड़ा कर सकते थे। हुआ क्या, उनका भाषण शोर की भेंट चढ़ गया। स्वाभाविक ही उनके शब्दों को कार्रवाई से हटा दिया गया। चिंता की बात यह है कि ये असावधानी पहले बार सदन में पहुंचे माननीयों की नहीं, बल्कि 4-5 लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्य कर रहे हैं। नए सांसद उनसे क्या सीखेंगे? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल हमारी राजनीति संस्कृति कर्तव्य की हद तक दोहरीकृत होती जा रही है। इसके कारण एक दूसरे की स्वस्थ आलोचनाओं के लिए भी जगह सिमट रही है। यह लोकतंत्र के लिए कहीं से अच्छी बात नहीं। ऐसे में पीठासीन अधिकारियों और संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है। विडंबना यह है कि पिछले कुछ समय से इन संस्थाओं में विरोधी
दलों का भरोसा कमजोर पड़ा है। इससे गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है, जिसका असर समूचे सामाजिक ताने-बाने पर पड़ने लगा है। यह पूरे राजनीतिक वर्ग के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। जनप्रतिनिधियों की भाषा और उनकी संसदीय आचरण निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रभावित करते हैं। इन कार्यकर्ताओं का आचरण सीधे समाज पर असर अंदाज होता है। इसलिए बेहतर होगा कि संसदीय बहस का स्तर ऊपर उठाने की कोशिश हो, और यह सिर्फ पारदर्शिता व निष्पक्षता से ही मुमकिन है। अगला लेख है कपड़े की समस्या। भोजन और वस्त्र मनुष्य की दो बुनियादी आवश्यकताएं हैं। देश की मौजूदा परिस्थितियों में इन आवश्यकताओं की आसानी से पूर्ति होना कठिन हो रहा है। अन्न और वस्त्र दोनों ही अत्यधिक महंगे हो गए हैं और वांछित मात्रा में सुलभ नहीं होते। इस कारण लोगों में काफ़ी असंतोष फैला हुआ है। सरकार ने अन्न और वस्त्र दोनों के वितरण पर अंकुश लगा रखा है। वह चाहती है कि जिन वस्तुओं का अभाव जिन वस्तुओं का अभाव है, उनका लोगों में न्यायोचित वितरण हो, किंतु सरकार नियंत्रणों को प्रभावशाली नहीं बना सकी। अतः समाज में भ्रष्टाचार और चोर बाजारी की बुराई फैल गई और लोगों का नैतिक स्तर नीचे गिर गया। भारत के उद्योग और व्यापार मंत्री श्री हरे कृष्ण मेहताब ने जून महीने के अंत में जनता को यह आश्वासन दिया था कि जुलाई के महीने में मिलों का कपड़ा प्रचुरता से सुलभ होने लगेगा, और तब यह समस्या पैदा हुई कि हाथ कंधे करघे के कपड़े को कहाँ खपाया जाए। भारत के खाद्य मंत्री श्री कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी ने इसी तरह के आशापूर्ण उद्गार प्रकट किए हैं। केंद्रीय कपास कमेटी की बैठक का उद्घाटन करते हुए उन्होंने बताया कि सन 1950 में कपड़े का औसत मासिक उत्पादन 30 करोड़ 50 लाख गज था, जो जून 1951 में 35 करोड़ 50 लाख गज हो गया। दूसरे शब्दों में मासिक उत्पादन में 5 करोड़ गज की वृद्धि हुई। श्री मुंशी को आशा है कि सन 1950 में प्रति व्यक्ति 9 गज कपड़ा सुलभ था। उसके स्थान पर सन 1951 में 11.5 गज कपड़ा सुलभ होने लगेगा। कपड़े का उत्पादन बढ़ने मात्र से लोगों को कपड़े की जरूरत पूरी नहीं हो सकती। जो कपड़ा बनता है वह देश की जरूरत को पूरा करने के लिए पहले सुलभ होना चाहिए, और उसके बाद बचे रहने वाला कपड़ा ही विदेशों को निर्यात किया जाना चाहिए। भूतकाल में देश की आंतरिक आवश्यकता की उपेक्षा करके कपड़ा विदेशों को निर्यात किया गया, और इसलिए भी देश में अब कपड़े का अकाल रहा। लोगों को भारी संकट का सामना करना पड़ा। कपड़े की पैदावार तभी बढ़ सकती है जब वांछित किस्म की कपास की पैदावार को भी बढ़ाया जाए। राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का लेख है नवाचार में नई क्रांति का नेतृत्व करता उत्तर प्रदेश। भारत में नवाचार अब तटीय क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के हृदय स्थल उत्तर प्रदेश से इनका नया नक्शा खींचा जा रहा है। दशकों तक हिंदी पट्टी को केवल इंजीनियरों का भंडार माना गया, जो अपनी प्रतिभा से दूसरे राज्यों को समृद्ध करते थे। पर आज उत्तर प्रदेश आर्थिक महत्वाकांक्षा का एक नया चेहरा बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य अब केवल प्रतिभा निर्यात नहीं कर रहा, बल्कि उसे पोषित कर अरबों डॉलर की कंपनियों में बदलने का संकल्प ले रहा है। आज 21,000 से अधिक स्टार्टअप्स और 8 यूनिकॉर्न्स के साथ उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। यह उभार किसी वैश्विक घटनाओं का संयोग नहीं, बल्कि दूरदर्शी नेतृत्व और परिपक्व नीति निर्माण का परिणाम है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 इस यात्रा को सुदृढ़ करती है, और इसमें AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन जैसे उभरते क्षेत्रों के साथ कृषि, ग्रामीण रक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को प्राथमिकता दी गई। स्टार्टअप को शुरुआती चरण में टिके रहने के लिए उसके उद्यमी को 20,000 रुपये का मासिक भत्ता, 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता, 15 लाख रुपए तक का आरंभिक व योगदान अनुरूप आर्थिक मदद की जा रही है। साथ ही गुणवत्ता, पेटेंट फाइलिंग, बैंकर्स नेटवर्किंग व ब्याज पर सब्सिडी जैसी सुविधाएं इनकी लागत कम करती हैं। गहरी तकनीक वाले स्टार्टअप के लिए पेंशन
पेशेंस कैपिटल 40 करोड़ रुपए तक, R&D, मैचिंग ग्रांट और कंप्यूटर पावर जैसी विशेष प्रोत्साहन योजनाएं आधुनिक तकनीक में अग्रणी बने रहने की राज्य की महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। इस नवाचार यात्रा को और विस्तार देने के लिए राज्य सरकार ने डाटा सेंटर नीति 2026 भी लागू की है, जिसका लक्ष्य 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश और गीगावाट अतिरिक्त क्षमता का विकास है। एक ही समय में हजारों कार्यों को संभालने वाले जीपीयू आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा दक्षता, सतत संचालन पर जोर देते हुए यह नीति राज्य को हरित और वैश्विक स्तर के डाटा सेंटर हब बनाने में मदद होगी। स्टार्टअप नीति व डाटा सेंटर नीति मिलकर राज्य में नवाचार आधारित उद्यमशीलता को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश आबादी, औद्योगिक आधार और ज्ञान संसाधनों का उपयोग करते हुए स्टार्टअप को विचार से लेकर इसे व्यवस्थित रूप देने तक पोषित करने का काम कर रहा है, बल्कि एक व्यवस्थित खाका है जो स्टार्टअप को अर्थव्यवस्था में गहराई से जोड़ते हुए प्रदेश को नवाचार अग्रणी कर राज्य बनाने की दिशा में अग्रसर है। उत्तर प्रदेश समावेशी और संतुलित विकास पर जोर दे रहा है। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को अतिरिक्त अनुदान और स्टार्टअप सहायता केंद्रों में उन्हें 25% सीटें दी जा रही हैं, ताकि उनमें उद्यमिता का विकास हो। इसी तरह पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में पंजीकृत स्टार्टअप को अनुदान जैसी नवाचार केवल शहरी केंद्रों तक सीमित ना रहे, बल्कि गांव कस्बों तक पहुंचे। दरअसल जिला स्तरीय नवाचार क्लस्टर स्थानीय अर्थव्यवस्था में उद्यमशीलता को गहराई से स्थापित करते हैं और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में 50% अतिरिक्त अनुदान व सब्सिडी 70 प्रतिष्ठानों को दूरदर्शी सोच के संकेत हैं। यह ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मुख्यमंत्री योगी ने गूगल क्लाउड, एनवीडिया और अन्य प्रमुख कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात कर यह संकेत दिया है कि पूंजी और विशेषता का स्वागत करने के लिए राज्य तैयार है। अब उत्तर प्रदेश न केवल अपनी प्रतिभा को वापस लाने का गंभीर प्रयास कर रहा है, बल्कि निवेश संबंधी जोखिमों को भी लगातार दूर कर रहा है। ऐसा करके इसने उस अदृश्य दीवार को तोड़ दिया है जिसने उसकी आर्थिक महत्वाकांक्षा को सीमित कर रखा था। सद्गुरु जग्गी वासुदेव का लेखा है महादेव के अलंकार। देव आदिदेव महादेव को त्र्यंबक कहा गया है क्योंकि उनकी एक तीसरी आंख है। तीसरी आंख का मतलब यह नहीं कि किसी के माथे में दरार पड़ी और वहां कुछ निकल आया। इसका मतलब यह है कि बोध या अनुभव का एक दूसरा आयाम खुल गया। दो आंखें सिर्फ भौतिक चीजों को देख सकती हैं। अगर मैं अपना हाथ उन पर रख लूं तो वे उसके परे नहीं देख पाएंगी। उनकी सीमा यही है। अगर तीसरी आंख खुल जाती है तो इसका मतलब है कि बोध का एक दूसरा आयाम खुल जाता है जो भीतर की ओर देख सकता है। इस बोध से आप जीवन को बिल्कुल अलग ढंग से देख सकते हैं। तीसरी आंख दृष्टि की आंख है। दोनों भौतिक आंखें सिर्फ आपकी इंद्रियां हैं। वे मन में तरह तरह की फालतू की बातें भी बढ़ती रहती हैं, क्योंकि आप जो देखते हैं वह सच नहीं है। आप इस या उस व्यक्ति को देखकर उसके बारे में कुछ अंदाजा लगाते हैं, कुछ कल्पना कर लेते हैं, मगर आप उसके अंदर शिव को नहीं देख पाते। आप चीज़ों को इस तरह से देखते हैं जो आपके जीवित रहने के लिए जरूरी है। कोई दूसरा प्राणी उसे दूसरे तरीके से दिखता है जो उसके जीवित रहने के लिए जरूरी है। इसलिए हम इस दुनिया को माया कहते हैं। शिव का वाहन नंदी अनंत प्रतीक्षा का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में इंतजार को सबसे बड़ा गुण माना गया है। जो बस चुपचाप बैठकर इंतजार करना जानता है वह कुदरती तौर पर ध्यान मग्न हो सकता है। नंदी को ऐसी उम्मीद नहीं है कि शिव कल आ जाएंगे। वह किसी चीज का अंदाजा नहीं लगाता है, बस इंतजार करता है। वह हमेशा इंतजार करेगा। यह गुण ग्रहणशीलता का मूल तत्व है। नंदी शिव का सबसे करीबी साथी है क्योंकि इसमें ग्रहणशीलता का गुण है। इसी मंदिर में जाने के लिए आपके अंदर नंदी का गुण होना चाहिए ताकि आप बस बैठ सके। इस गुण के होने का मतलब है कि आप स्वर्ग जाने की कोशिश नहीं करेंगे। आप यह
यह या वहाँ वह पाने की कोशिश नहीं करेंगे। आप बस वहाँ बैठे आप बस वहाँ बैठेंगे। लोगों को हमेशा से यह गलतफ़हमी रही है कि ध्यान किसी तरह की क्रिया है। नहीं, यही गुण है। यही बुनियादी अंतर। प्रार्थना का मतलब है कि आप भगवान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान का मतलब है कि आप भगवान की बात सुनना चाहते हैं। आप बस अस्तित्व को, सृष्टि की परम प्रकृति को सुनना चाहते हैं। आपके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, पर पर आप बस सुनते हैं। नंदी का गुण यही है। वह सब वह बस सजग होकर बैठा रहता है। यह बहुत अहम चीज़ है। वह सजग है, सुस्त नहीं है। वह आलसी की तरह नहीं बैठा है। वह पूरी तरह सक्रिय सजगता से, जीवन से भरपूर बैठा है। ध्यान यही है। आज के सारे लेख पूरे हो चुके हैं।